बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आमतौर पर ख्याल किया जाता है कि किसी भी कैदी के लिए जेल में पहले 3 माह बहुत अहम होते हैं और इस दौरान या तो आप जेल को खा जाते हैं या जेल आपको खा जाती है। अब तकरीबन 1.5 साल जेल में गुजारने के बाद हम पूरे वसूख से ये कह सकते हैं कि इमरान खान जेल को खा गया। अब तो यूँ लगता है कि ज़िंदा में बैठा हुआ इमरान खान इस 25 करोड़ के मुल्क में वाहिद आज़ाद शहरी है। वो कौम के दिलों की धड़कन तो था ही नाज़रीन, अब तो वो जेल में बैठकर हुकूमत भी करने लगा। मीडिया पर जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, मगर मुल्की निज़ाम में हर चीज़ उसके नाम से शुरू होती है और उसके नाम पर ही ख़त्म होती है। जेल में बैठे इमरान खान ने जुल्म पर चलाए जाने वाले इस निज़ाम को एक ज़बरदस्त झटका दिया हुआ है। उन्होंने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 349 सफ़ात पर मुश्तमिल एक ख़त लिख दिया। ये ख़त क्या है? पिछले 3 साल से रवा रखे जाने वाले मज़ालिम की रुदाद है और एक चार्ज शीट है। इस ख़त में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जियों का तफसील से ज़िक्र किया गया है। 9 मई को मारे जाने वाले कारकुनों का तज़किरा है। सहाफ़त और आज़ादी राय का गला घूंटने की वारदात की पूरी तफसीली अहवाल और तफसीलात मौजूद है। अरशद शरीफ की शहादत और उसके मुबैना किरदारों को बेनकाब किया गया है। इलेक्शन में धांधली की जुज़ियात तक दर्ज की गई हैं कि किस तरह तहरीक इंसाफ से पहले उसका निशान छीना गया, फिर उसके उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी तक जमा नहीं कराने दिए गए। इसके बावजूद PTI मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मैंडेट के साथ इलेक्शन जीती, तो बाद में ये मैंडेट भी छीन लिया गया। इमरान खान ने अपने ख़त में बताया कि किस तरह एक चीफ जस्टिस उनकी जमात के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ में भरे फ़ैसले करता रहा और किस तरह सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद आज तक उसकी जमात को मख़सूस नशिस्तों से महरूम रखा गया। उन्होंने 26 नवंबर को निहत्ते कारकुनों पर गोली चलाने के वाक़े का भी तफसील से ज़िक्र किया। इमरान खान जो अपने साथ होने वाले मज़ालिम को ज़बान पर नहीं लाते, मगर रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने के लिए उन्होंने इस ख़त में चीफ जस्टिस को ये भी बताया कि किस तरह जेल में उन पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल 3 से 8 अक्टूबर तक उनके सेल की बिजली मुकम्मल तौर पर बंद रखी गई। उनके सेल से बाहर जाने और वर्जिश करने पर पाबंदी लगाई गई। उन्हें गैर मयारी खाना दिया गया जिससे उल्टियाँ आती रहीं और अखबारात और TV का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। उन्हें जेल के अंदर कम्युनिटी सर्विसेज इस्तेमाल नहीं करने दी जाती। इमरान खान ने सेल की बिजली बंद करने की वजूहात भी बयान की हैं। नाज़रीन, ये वही वाक़या है जिसका पहले मैं ज़िक्र कर चुका हूँ कि 6 रोज़ तक इमरान खान के सेल की बिजली जो है वो मुनक़ते रखी गई थी। हत्ता कि पूरी कोशिश की गई कि किसी सुराख से भी रोशनी की कोई एक किरण भी सेल के अंदर ना जाने पाए, मगर इस पर भी इमरान खान ने उफ़ तक नहीं की थी। कभी इमरान खान के खाने में नमक और मिर्च तेज़ कर दी जाती है, कभी उसने शिकायत करना भी शायद उसकी गैरत को गवारा नहीं है। और अब तक इस तवील ख़त को जितना मैं पढ़ सका हूँ, उससे पता चलता है कि इमरान खान ने ख़त में जितनी दो टोक ज़बान इस्तेमाल की है, जो इंकशाफात की हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको अपने इस लीडर पर हमेशा की तरह फ़ख्र महसूस होगा। इमरान खान ने यह ख़त काज़ी वक्त के नाम पर लिखा है, जिन्होंने बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई हुई है, ओथ लिया हुआ है। इसीलिए तो इमरान खान ने अपने ख़त में लिखा है कि आईन पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को तमाशाई बनने के लिए इख्तियारात नहीं दिए। और ये ख़त पढ़ते हुए नाज़रीन मैं सोच रहा था कि इमरान खान ने तो अपने हिस्से का काम कर दिया, बल्कि वो काम भी कर दिया जो उस पर वाजिब भी नहीं था। न जाने क्यों मेरा ये एहसास गहरा होता चला जा रहा है कि इमरान खान इक़्तिदार के खेल से नाज़रीन बहुत ऊपर निकल गया। वो कौम साजी पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए, वो अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहता है और नकीब की तरह आवाज़ लगाकर सबको उनके फ़राइज़ याद दिला रहा है। नाज़रीन, उसने बेमिसाल बहादुरी से इक़्तिदार और इख्तियार रखने वालों को कटहरे में खड़ा कर दिया। अच्छा नाज़रीन, अब आपकी खिदमत में 2-3 अहम ख़बरें भी पेश करना थी। सबसे पहले तो ये नाज़रीन सुन लें कि
पिछले दिनों ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी कहाँ गया वो उसका अमेरिका से जो बयान आना था, अमेरिका से जो ट्रंप ने साइन करने थे, वो जो वहाँ से अहकामात आने थे, ये करना था, वो करना था, कहाँ गया पीटीआई का वो सारा इंतज़ार। तो नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे अभी भी बदस्तूर अमेरिका से बुरी खबरें आने, हुकूमत के लिए बुरी खबरें आने का सिलसिला जारी है तवातुर के साथ। और मोहसिन नकवी साहब के दौरे से बजाय सूरत हाल हुकूमत के लिए बेहतर होती, वो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ चुकी है। पहली बात तो ये सुन लें नाज़रीन कि वहाँ पे नकवी साहब ने गालिबन 2 दिन और रुकना था और एक बहुत ही अहम शख्सियत से मुलाकात मकसूद थी नकवी साहब की। और नकवी साहब चाहते थे कि अगर वो मुलाकात हो जाए तो मुझे बहुत बड़ी फेस सेविंग मिल जाएगी। और लेकिन उस मुलाकात का एहतमाम करने वालों ने आखिरी दिन ये शर्त रख दी कि आप ये बताएं कि आप इमरान ख़ान की रिहाई की हतमी तारीख़ देने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने नकवी साहब ने पाकिस्तान राब्ता करने के बाद कहा कि हम बहुत जल्द इस पे गौर करेंगे। तो उनको ज़रा हार्श लहजे में कहा गया कि नहीं, ये हमें ना तो कोई टेंटेटिव डेट चाहिए, कोई आयमाइश नहीं चाहिए, टेंटेटिव डेट नहीं चाहिए, हमें हतमी आप तारीख़ से आगाह करें कि आप इमरान ख़ान और दीगर सियासी कैदियों को कब तक रिहा करेंगे। इस पर जब उन्होंने लहतोलाल से काम लिया तो फिर उनकी उस अहम शख्सियत से मुलाकात जो है वो करवाने से इनकार कर दिया गया और फिर वो जो 2 दिन रुकने वाला फ़ैसला था वो आखिर में नकवी साहब को बदलना पड़ा। इसी हवाले से नाज़रीन, वहाँ पे आप प्रेशर का अंदाज़ा इससे लगा लें कि ह्यूस्टन में नकवी साहब ने मुलाकात की। एक पाकिस्तानी ने याद अमेरिकन ने जो असर रसूख रखते हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पे, उन्होंने एक अमेरिकन कांग्रेसमैन एल ग्रीन को अपनी रिहाइशगाह पे दावत दी और मोहसिन नकवी साहब को भी बुला लिया कि अच्छा फ़ोटो सेशन भी हो जाएगा और आप वहाँ पे कोई आके तो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मज़ीद बातें कर सकेंगे, उनको ब्रीफिंग दे सकेंगे। तो हुआ ये कि अभी वहाँ पे पहुँचे ही नहीं थे नकवी साहब के, उससे पहले ही जैसे ही वहाँ पे पाकिस्तान कम्युनिटी को पता चला, और एल ग्रीन जो है वो पाकिस्तान कम्युनिटी में ख़ासा वो असर रसूख रखते हैं क्योंकि वो उनकी वोटों जो 2005 से गालिबन ये कांग्रेस के रुकन मुंतखब होते चले आ रहे हैं तो टेक्सास से, तो उनको जब अभी उनके वहाँ पहुँचने की खबर जैसे ही पाकिस्तानियों को मिली तो उन्होंने एल ग्रीन साहब को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया और उनको मैसेजिंग करनी शुरू कर दी, उनको ईमेल्स भेजने शुरू कर दिए कि आप जो है वो मोहसिन नकवी साहब से ना मिलें और अगर आप मिल चुके हैं तो आप फ्री इमरान ख़ान की ट्वीट करें। यानी वहाँ पे सबसे बड़ी जो फरमाइश की जा रही है हर रुकने कांग्रेस से वो पाकिस्तानियों की तरफ से वो ये है कि फ्री इमरान ख़ान की ट्वीट करें। तो अभी फ़िलहाल उन्होंने पाकिस्तानियों ने ये भी एल ग्रीन से कहा है कि आप माजरत करें। अब माजरत तो शायद उनके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो ये ट्वीट करने पे गौर कर रहे हैं कि वो इमरान ख़ान के हक़ में एक ट्वीट ज़रूर करेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये तो है वहाँ से आने वाली ख़बरें। नाज़रीन, इस खाकसार ने पहले भी अर्ज़ किया था और फिर ये बता रहा है कि तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत की मजबूरी है, पाँव की ज़ंजीर बन गए। अब मुज़ाकरात की टेबल सजा कर हुकूमत को ऐसे ऑप्टिक्स मिलते हैं जिससे वो दुनिया को ये बताने के काबिल हो जाते हैं कि वो इमरान ख़ान से बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसलिए वो जो आप हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं ऐसा ना सोचें खुदा के लिए। इससे जहाँ वो दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में किसी हद तक कामयाब होते रहे हैं, वहीं वो इनकी मतनाज़ हुकूमत को किसी न किसी हद तक कानूनी जवाज़ फराहम करने की भी टूटी फूटी कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हुकूमत मुज़ाकरात की टेबल सजा कर रखना चाहती है, चाहे उससे कुछ निकले या ना निकले। यही वजह है कि पीटीआई बार बार कह चुकी है कि बिला मकसद मुज़ाकरात में इन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात की रट लगाए हुए है।
अब वज़ीर आज़म ने PTI को फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी और पेशकश की है कि वो PTI के मुतालबात पर जुडिशल कमीशन नहीं, पार्लिमानी कमेटी बनाने के लिए तैयार है, जिस पर तहरीक इंसाफ ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ जो हैं वो गैर मुतल्लिक़ा हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला है। वो हुकूमत जो PTI के रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात की ताकत नहीं रखती, उसकी पार्लिमानी कमेटी के पास कितना इख्तियार होगा। और जिस हुकूमत के दौर में पार्लियामेंट के अंदर से अरकान को गिरफ़्तार कर लिया जाए और वो कुछ करने की हिम्मत ना रखती हो नाज़रीन, उसे मुज़ाकरात का शौक़ मेरा ख़्याल है पालना ही नहीं चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि इस हुकूमत को इमरान खान से नहीं, पहले इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लेने चाहिए और उनसे अपने इख्तियारात के हवाले से कुछ क्लियरेंस ले लेनी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान ने बेमकसद मुज़ाकरात से बाहर निकल कर अपनी पूरी तवज्जो अपनी एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले पर मरकूज़ कर दी है और इमरान खान ने PTI में बड़ी तंजीमी तब्दीलियाँ कर दी हैं, दीगर जमातों से इत्तेहाद बनाने के लिए भी हिदायत दी हैं और इस पर काम भी शुरू हो चुका है और इब्तदाई जो राब्ते हैं वो मेरा ख़्याल है कि 80% कामयाब हो चुके हैं। इन तमाम इक़दामात से लगता है कि वो अपोजिशन में रहकर एक मुअस्सर किरदार अदा करना चाहते हैं। अच्छा नाज़रीन, जुनैद अकबर और आलिया हमज़ा अपनी अपनी टीम बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऑब्वियसली जुनैद अकबर KP में और आलिया हमज़ा पंजाब में, दोनों बला का जिगरा रखते हैं। वो जानते हैं कि वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। इन दोनों के हवाले से भी आपको एक ख़बर आगे चल के देता हूँ। इमरान खान नाज़रीन चाहते हैं कि अब ऐसे लोगों को आगे लाया जाए जो किसी न किसी मसलियत किसी मसलियत का शिकार ना हो और ना ही उन्हें किसी भी तरह डराया धमकाया जा सकता हो। और इसीलिए उन्होंने हुक्म दिया है कि अब पार्टी का हर रहनुमा, ओहदेदार उनके ट्वीट को रीट्वीट करेगा। इससे पहले कई रहनुमा जो थे वो इमरान खान के ट्वीट को इसलिए रीट्वीट नहीं करते थे क्योंकि वो अपने कायद के बयानिए का बोझ उठाने की शायद हिम्मत नहीं रखते थे, मगर अब इमरान खान ने अपने ट्वीट को ही पार्टी कायदीन के लिए एक लिटमस टेस्ट बना के रख दिया। अच्छा नाज़रीन, दूसरी तरफ इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को टास्क दिया है कि वो अपने सूबे की हद तक 9 मई के वाक़यात और इलेक्शन में धांधली की तहकीकात कराएं, जिसके लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अब ज़िम्मेदार ज़राए का ये कहना है कि ये टास्क अली अमीन गंडापुर का इम्तहान भी है, जिसमें कामयाबी या नाकामी उनके सियासी मुस्तकबिल का तयन भी करेगी। नाज़रीन, इस हवाले से आपको जो ख़बर देना मकसूद थी वो ये है कि जैसे ही एक अहम तरीन शख्सियत जो है वो अमेरिका के दौरे से वापस आई तो यहाँ आते ही एक इजलास किया गया जिसमें अगले PTI के जो एहतजाज का मरहला था उसके हवाले से वो हिकमत अमली पे गौर किया गया। तो फौरी तौर पे ये फ़ैसला किया गया कि जुनैद अकबर को भी गिरफ़्तार कर लिया जाए और आलिया हमज़ा साहबा को भी पंजाब में गिरफ़्तार कर लिया जाए। लेकिन उस शख्सियत ने 4 घंटे बाद ही, क्योंकि वो वहाँ से जो फ़ीडबैक लेके आए थे वो ख़ासे जान चुके थे कि ये फ़ैसला जो है ये ख़ासा महंगा पड़ सकता है, इसलिए उन्होंने इस फ़ैसले को तब्दील किया और उन्होंने कहा कि इस गिरफ़्तारी से हुकूमत पर बहुत ज़्यादा जो है दबाव आ जाएगा, इसलिए इस गिरफ़्तारियों बल्कि इन दोनों की गिरफ़्तारियों से गुरेज़ किया जाए। तो अब तक की ख़बर यही है कि ना तो जुनैद अकबर को गिरफ़्तार किया जाएगा ना आलिया हमज़ा को गिरफ़्तार किया जाएगा, क्योंकि ये गिरफ़्तारी करने से बैनुल अक़वामी दबाव में कई गुना इजाफ़ा हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, हमारे मुल्क में हर रोज़ जुल्म की एक नई दास्तान रक़्म होती रही है और इस कौम ने वहशियाना ताकत के इस्तेमाल के ऐसे ऐसे मनाज़र देख लिए हैं और ख़ास तौर पे नौजवानों ने कि अब तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगने लगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो नस्ल सोशल मीडिया पर इन मज़ालिम को देख कर जवान हो रही है, इनके रवैयों में कितनी शिद्दत और जारियत पैदा हो सकती है। अब कल से एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है, ये मुल्तान की वीडियो है जहाँ एक पुलिस एहलकार मोटरसाइकिल पर जाने वाले एक बुज़ुर्ग शहरी को गिरबान से पकड़ता है और मोटरसाइकिल समेत उसे नीचे गिराता है, फिर तशद्दुद करते हुए एक तरफ ले जाता है और गालियाँ बकता है।
तहकीक करने पर पता चलता है कि जी सड़क पर वीआईपीज़ के लिए गालिबन टीम के लिए, क्रिकेट टीम के लिए रूट लगा हुआ था और ये बुज़ुर्ग शहरी इस रूट पर आ गया, जिस पर पुलिस एहलकार गुस्से में पागल हो गया। अच्छा नाज़रीन, ये भी आप खुद सोचें कि क्या उस रूट पे कहीं ना कहीं से तो ये बुज़ुर्ग दाखिल हुआ होगा ना, वहाँ पे पुलिस खड़ी होगी, तो वहाँ अगर पुलिस वाले, और कई लोग कहते हैं कि जी बुज़ुर्ग की भी गलती है, बुज़ुर्ग की कैसे गलती हो सकती है, और बुज़ुर्ग की कोई इल इंटेंशंस, बदनीयती भी कैसे हो सकती है। ज़ाहिर है वो बेचारा किसी ऐसी जगह से दाखिल हुआ होगा ना, और जहाँ पे पुलिस ने चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था, तो वो बुजुर्ग कहीं ना कहीं से तो दाखिल हुआ ना, आसमान से तो नहीं टपका होगा ना, तो देखा जाना चाहिए था। नाज़रीन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हो पकड़ भी लिया तो उसका चालान कर देते, उसकी मोटरसाइकिल बंद की जा सकती थी। लेकिन खुलेआम इस तरह से तशद्दुद करना, गालियां देना, तज़लील करना, ये किसी पुलिस एहलकार को ना तो इसका हक दिया जा सकता है और ना इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। और नाज़रीन, उससे भी ज़्यादा मैं ये समझता हूँ कि वो कर दिया गया है कि जनाब वो वज़ीर आला के हुक्म पे और DIG के हुक्म पर यह कर दिया गया, वो SHO को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में कसूर नाज़रीन SHO का नहीं है, कसूर इस पूरे निज़ाम का है, कसूर उस SHO से ऊपर के अफसरान का है, उससे भी ऊपर के अफसरान का है जो इस सिस्टम को चला रहे हैं। क्या इससे पहले ऐसे जितने भी तशद्दुद के वाक़यात या कानून शिकनी के वाक़यात इन इदारों के हाथों सरजद हुए या करवाए गए हैं, उन पर उन इदारों के अरकान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है? जब नहीं हुई तो इस SHO ने क्या किया? इस SHO ने तो एक बुजुर्ग को पर धक्का ही दिया था ना। यहाँ पर तो घरों में रात को दाखिल होके सीढ़ियाँ लगा लगा के चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं किया, कुचला गया पैरों तले, सरों से चादरें खींची गई, बुजुर्गों को नंगा किया गया। क्या नहीं किया गया? तो किसी एक अहलकार के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इस SHO ने क्या किया था और क्यों आप शेखियाँ बखेर रहे हैं ये करके कि जनाब हमने ये कर दिया वो कर दिया। अब बहरहाल आप, लेकिन सोचने की बात ये है कि इस बुज़ुर्ग की भी कोई समाजी ज़िंदगी होगी ना, उसकी भी इज़्ज़त थी। उसके बेटे बेटियों ने जब ये वायरल वीडियो देखी होगी तो उनके दिलों पे क्या गुजरी होगी। खौफ, शर्मिंदगी और गुस्से के जो जज्बात उनमें पल रहे होंगे, किसी को उनका अंदाज़ा है। अंधी ताकत के इस मुजाहरे ने नाज़रीन पूरी कौम को ज़हनी मरीज़ बना के रख दिया हुआ। खुदारा कोई तो सोचे, कोई तो एहसास करे कि अब तो मिनहसुल कौम हमारी ज़िल्लत सरहदें पार करके पूरी दुनिया में फैल चुकी है। इंसानी हकूक़ की नाज़रीन अमरीकी अलंबरदार खातून लिंडा मॉर्गन ने पाकिस्तान के हालात पर जो तज्ज़िया किया है वो बड़ा बरमहल है। वो कहती हैं कि मैंने एक्स पर जो कुछ पढ़ा, पाकिस्तान 26 करोड़ लोगों की खुली जेल की तरह महसूस होता है, जहां बेरहम जेल मुहाफ़िज़ों की तरह इक़्तिदार में रहने वाले तशद्दुद, जबर और धौंस के ज़रिए हुक्मरानी कर रहे हैं। लोग अपनी मर्ज़ी से बदसलूकी, अजियत और महरूमी बर्दाश्त करते हैं। यहाँ तक कि शुमाली कोरिया भी अपने तमाम जुल्म व सितम के बावजूद खुराक, रिहाइश, रोज़गार और सेहत की देखभाल जैसी बुनियादी ज़रूरियात को यकीनी बनाता है। पाकिस्तान में लोगों को तकलीफ़ पहुँचाना एक पॉलिसी है, यह किसी अमल का नतीजा है, नतीजा नहीं है। जब कोई कौम सिर्फ खौफ और महरूमी की पेशकश करती है तो क्या वो वाकई एक मुल्क है या दीवारों के बगैर सिर्फ एक जेल है? अच्छा नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक और बड़ा फैसला आया जिसने एक बार फिर 9 मई के बयानिए की चूलें हिला के रख दी हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 10 मई 2023 को गिरफ्तार होने वाले 10 मुलजिमों की 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस करार देकर उन्हें 5 साल 10 माह की कैद सुना दी थी, जिसके ख़िलाफ़ इन मुलजिमों ने हाई कोर्ट में अपील की थी, जिस पर जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी और जस्टिस सरदार इसहाक खान पर मुश्तमिल बेंच ने इन तमाम मुलजिमों की ज़मानत मंजूर करते हुए उनकी फौरी रिहाई का हुक्म दे दिया। और अपने फ़ैसले में जजेस ने लिखा है कि जिन मुलजिमान को एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने सज़ा सुनाई है उनमें से कोई एक भी वक़ूआ से गिरफ़्तार नहीं हुआ और ना ही उनके मुलव्वस होने से मुताल्लिक कोई CCTV फुटेज पेश की गई है।
और नाज़रीन, आज के इस फैसले ने एक बार फिर 9 मई के हुकूमती बयानिए को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच में सिविलियंस के फ़ौजी अदालतों में केस से मुताल्लिक मुकदमे की समाअत हुई है। आज दूसरे रोज़ भी वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल जारी रखे। अपने दलाइल में उन्होंने हुकूमत के केस को बखे उधेड़ के रख दिए। उन्होंने अदालत को बताया कि फ़ौजी अदालतों में मुकदमात की शफाफियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि वहाँ मुलजिम के वकील करने के लिए भी आर्मी चीफ़ की इजाज़त लेना होती है। उन्होंने अदालत को बताया कि ISPR एलामिया में 9 मई पर पूरे इदारे में दुख और दर्द पाया जाता है और इस वाक़े में मुलव्वस अफराद के ख़िलाफ़ नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। कोर कमांडर इजलास के एलामिया के बाद मिलिट्री ट्रायल में फेयर ट्रायल कैसे मिल सकता है? अब बात सोचने की थी। इस केस में जजेस के रिमार्क से भी नाज़रीन पता चलता है कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल को कालादम करार दे दिया जाएगा। अच्छा नाज़रीन, पीका के ड्रैकोनियन कानून के ख़िलाफ़ उम्मीदों और प्लानिंग के मुताबिक पीपल्स पार्टी के रज़ा रब्बानी साहब, जिनको शायद रखा ही इस काम के लिए हुआ है, उन्होंने फेस सेविंग के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है कि जनाब ये बहुत बुरा हुआ है, ये कानून, ये आज़ादी इज़हार के लिए ख़तरा है, और भी बहुत खूबसूरत से खूबसूरत जुमले उन्होंने बोल दिए। और आखिर में बग़ैर कोई नतीजा खेज़ बात की है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा, और दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा कि मैं इसी तनख्वाह पे काम करता रहूँगा। कोई उन्होंने सॉलिड बात नहीं की। तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के मुझे एक शेख साहब याद आ गए जो बड़े रोमांटिक मूड में अपनी बीवी को एक बर्गर लेके देते हैं और दोनों मियाँ बीवी जो है वो पार्क में बेंच पे बैठ जाते हैं जाके। तो बीवी भी खुश होके कहती है कि शेख साहब आपने कमाल कर दिया, आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, आई लव यू टू शेख साहब। शेख साहब कहते हैं बहुत क्या चवलाना मार, बर्गर अद्धा अद्धा कर जल्दी ना। तो ये भी रज़ा रब्बानी साहब, आप भी जल्दी से बर्गर आधा आधा करें, जो नून लीग का हिस्सा है वो नून लीग को दे, जो आपका हिस्सा है वो आप खाएं, मौज करें, छोड़े इस ये आज़ादी इज़हार शिज़ार को छोड़ दे। या बहुत आपने काफ़ी देर अपना एक इमेज बनाए रखा है, अब वो आपके बयानात से, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आपका जो इमेज अब बर्बाद हो चुका है वो दोबारा बनने वाला नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 9 मई के हवाले से बड़ी खबर आई है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी मुलाकात भी हुई है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और पीपल्स पार्टी के फ़ारूक एच नायक और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात का एजेंडा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही था। अब ज़राए के मुताबिक नून लीग और पीपल्स पार्टी के कानूनी दिमागों ने, शह दिमागों ने बल्कि कहना चाहिए, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को एतमाद में लेने के लिए उनसे मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक ये तकरीबन फ़ाइनल हो चुका है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हालांकि उनके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में एक दरख्वास्त भी दायर है, मगर जस्टिस याहिया अफरीदी ने अभी तक ना उसे टेकअप किया है और ना ही उनका आइंदा ऐसा करने का कोई इरादा लग रहा है। अच्छा नाज़रीन, वापस आते हैं सुप्रीम कोर्ट में होने वाली मुलाकात पर, जिसके बारे में बावसूख ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने पूरा प्लान बना लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिर्फ चीफ जस्टिस ही दूसरी हाई कोर्ट से लाया जा रहा था, नहीं, बल्कि सीनियर प्यूनी जज भी दूसरी हाई कोर्ट से लाया जा रहा है। चीफ जस्टिस के लिए लाहौर हाई कोर्ट के जिस जज साहब का नाम लिया जा रहा था, जो पहले नहीं थे, जो अब दूसरे नंबर पे उम्मीदवार बने थे, उन्होंने बाकायदा मुबारकबादें भी वसूल करना शुरू कर दी। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और सीनियर जज को सिंध हाई कोर्ट से लाया जा रहा है। यूँ चीफ जस्टिस और सीनियर प्यूनी जज दोनों ही हुकूमत की मर्ज़ी के होंगे, और इससे पहले 2 नए जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाए जा चुके हैं। और ज़राए का ये कहना है कि अब इन नए 4 जजेस पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आइनी बेंच बनेगा, और यही आइनी बेंच अब तमाम अहम मुकदमात सुनेगा। इस सारी गेम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है, और अभी तक तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपना इंतखाब गलत साबित नहीं किया। उनसे तवक्को यही है कि वो उन्हें आइंदा भी हुकूमत को मायूस नहीं करेंगे। जिन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह की जगह उन्हें चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बिठाया था। बाकी
अल्लाह इस मुल्क की खैर करे। और नाज़रीन, आखिर में ताहिर अनफी का एक शेर सुन लें। थे आबले ज़बान पर आँखों के सौते खुश्क, थे आबले ज़बान पर आँखों के सौते खुश्क, यूं दौरे कहते आब में मदफून हम हुए, यूं दौरे कहते आब में मदफून हम हुए। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।